रात का वक्त था। लाहौर के पूंछ इलाके में वकार अली का शानदार बंगला जगमगा रहा था। 3 मंजिला ये घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सफ़ेद संगमरमर की दीवारें, चमकते फानूस और कीमती टाइल से सजा हुआ ये बंगला शहर की सबसे कीमती जायदादों में शुमार होता था। वकार अली शहर का मारूफ बिजनेसमैन था। इसकी कंपनी टेक्सटाइल से लेकर रियल एस्टेट तक फैली हुई थी। 48 साल की उम्र में वो शहर के अमीर तरीन लोगों में शामिल था। डाइनिंग हॉल में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। क्रिस्टल का खूबसूरत फानूस धीरे धीरे जलमला रहा था और माहौल को मजीद परकश बना रहा था। मेज पर कीमती बर्तन, हाथ से बनी प्लेटें और चम्मच चमक रहे थे। इन सब के दरमियान बैठी थी इसकी खूबसूरत बीवी महक, सफ़ेद रेशमी साड़ी में लिपटी हुई, मुस्कुराते हुए अपने नाजुक हाथों से शोहर को खाना पेश कर रही थी। महक की उम्र 35 साल के करीब थी, मगर वो अब भी किसी 25 साल लड़की जैसी लगती थी। इसके लंबे से बाल, तीखे नकूश और हल्की लिपस्टिक वाले लब इसे परकश बनाते थे। लेकिन आज इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक बेचैनी जिसे वकार महसूस न कर सका। वकार ने मुस्कुरा कर कहा, आज तो खाने की खुशबू लाजवाब लग रही है। महक, खास तौर पर बिरयानी की। महक ने नरम लहजे में जवाब दिया, आपके लिए ही तो खास तैयार की है। आज मैंने खुद मसाले पीसे हैं। मगर डाइनिंग हॉल के बाहर बावर्ची खाने के करीब एक और शख्स भी था, एक 11 साल गरीब बच्चा हसन। इसके कपड़े फटे हुए, पाँव नंगे, बाल उलझे हुए और आंखों में मासूमियत थी। हसन अपनी मां नसीम के साथ काम करने आया था। नसीम पिछले 5 साल से चौधरी खानदान की हाउस मुलाजमा थी। 40 साल की उम्र में भी वो बहुत मेहनती थी। सुबह 6 बजे आती और रात 9 बजे तक काम करती थी। इसके शोहर का 3 साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो चुका था। तब से वो और हसन एक छोटी झोंपड़ी में रहते थे। आज सुबह महक ने कहा था कि आज अपना बेटा भी साथ ले आना, मेहमान ज़्यादा हैं, काम बढ़ जाएगा। नसीम ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। हसन को भी शौक था इतने बड़े बंगले को करीब से देखने का। शाम के 7 बजे से वो अपनी माँ के साथ काम में मसरूफ था। कभी बर्तन धोता, कभी झाड़ू लगाता। अचानक इसे प्यास लगी तो वो पानी पीने बावर्ची खाने में चला गया। वहां मैं खाना लगा रही थी। हसन ने देखा कि वो बिरयानी 2 अलग अलग प्लेटों में निकाल रही थी। एक बड़ी प्लेट जिस पर अंग्रेजी के हरूफ लिखे थे, ये वकार की खास प्लेट थी। अचानक महक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर पर्स से एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट निकाला। वो पैकेट इतना छोटा था कि किसी की नजर भी न पड़े। हसन दरवाजे के पीछे छुप गया। महक ने आस्तीकी से पैकेट खोला, इसमें से सफेद पाउडर जैसी चीज निकाली और वकार की प्लेट में बिरयानी के ऊपर छिड़क दी। फिर जल्दी से चम्मच से मिक्स कर दिया ताकि कुछ नजर न आए और पैकेट वापस पर्स में रख लिया। दूसरी प्लेट अपने लिए बिल्कुल साफ रखी, इसमें कुछ भी न डाला। हसन की सांसें रुक गई। बचपन के जहन ने समझ लिया कि कुछ गलत है। माँ ने हमेशा कहा था कि अगर कोई छुपके से किसी के खाने में कुछ डाले तो वो खतरनाक होता है। वो कांपता हुआ वहां खड़ा रहा, दिल में सवालों का तूफान था। क्या ये जहर है? क्या महक आंटी साहब को नुकसान पहुंचाना चाहती है? वो दबे पांव वहां से निकला और अपनी माँ के पास भागा। अम्मा अम्मा जल्दी आओ, साहब के खाने में कुछ डाला गया है। इसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। नसीम ने झाड़ू एक तरफ रखी और परेशानी से बोली, क्या कह रहे हो पागल, क्या डाला है? अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा, महक आंटी ने साहब की प्लेट में सफेद पाउडर डाला है, लेकिन अपनी में नहीं। नसीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि ये बात बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। चुप हो जा बेटा, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, इनमें बोलना नहीं चाहिए। तुझे गलत फहमी हुई है। नहीं अम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो उधर इधर देख रही थी कि कोई देख ना ले। नसीम के हाथ कांपने लगे। नसीम जानती थी कि हसन झूठ नहीं बोलता, मगर ये भी हकीकत थी कि अगर ये बात गलत निकली तो इसकी नौकरी खत्म हो सकती है। बेटा चुप हो जा, हमारा काम यहाँ सफाई करना है, बाकी बातों में दखल देना ठीक नहीं। चल अपना काम कर, नसीम ने दबे लहजे में कहा। मगर हसन का दिल नहीं मान रहा था। इसे मालूम था कि वकार साहब अच्छे इंसान हैं। वो अक्सर इसे चॉकलेट देते थे और इसकी माँ की तनख्वाह भी वक्त पर अदा करते थे। इसे लग रहा था कि अगर वो खामोश रहा तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो बेचैनी से किचन और डाइनिंग हॉल के दरमियान चक्कर लगाने लगा। 15 मिनट बाद इसने देखा कि महक प्लेट उठाकर डाइनिंग हॉल की तरफ जा रही थी।
वकार साहब अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हसन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि अब वक्त बहुत कम है। जैसे ही वकार साहब ने चम्मच उठाया और खाने लगे, हसन भागता हुआ डाइनिंग हॉल में घुसा और पूरी ताकत से प्लेट झटक दी। प्लेट जमीन पर गिर गई, टुकड़ों में बट गई। कीमती बर्तन के टुकड़े पूरे हाल में बिखर गए। बिरयानी, सब्जी, रायता, सब कुछ फर्श पर फैल गया। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। वकार साहब चौंक कर खड़े हो गए। इनकी शर्ट पर खाने के कुछ दाग लग गए थे। महक की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। नसीम भागती हुई आई और ये मंजर देखकर इसका दिल बैठ गया। सबसे पहले महक चीखी, पागल हो गया क्या? मेरे शौहर का खाना जमीन पर फेंक दिया। पता है कितनी महंगी प्लेट थी ये तो खास बाहर से मंगवाई गई थी। वकार गुस्से से हसन की तरफ बढ़ा। कौन है तू? यहाँ कैसे आया? ये क्या बदतमीजी है? क्यों फेंकी प्लेट? हसन का पूरा जिस्म कांप रहा था। इतने बड़े लोगों के सामने खड़े होकर बात करना आसान नहीं था, मगर वो जानता था कि इसे सच बोलना होगा। कपकपाती आवाज में वो बोला, साहब मैंने अपनी आंखों से देखा। बेगम साहिबा ने आपकी प्लेट में कुछ डाला था, सफेद पाउडर जैसा कुछ था। मैं नहीं चाहता था कि आप वो खाना खाएं। वकार के चेहरे पर गुस्सा, शक दोनों जाहिर थे। चुप हो जा, एक नौकर की औलाद होकर मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाए यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। वकार ने सख्त लहजे में कहा। महक आंसू बहाने लगी, जैसे वो किसी फिल्म की अदाकारा हो। देखा वकार, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मैंने तो इस पर और इसकी माँ पर तरस खाकर इन्हें रखा हुआ था। मैंने इनकी कितनी मदद की और ये है कि मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं कभी किसी के खाने में कुछ नहीं मिलाती। नसीम आगे बढ़ी, हसन का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, साहब माफ कर दीजिए, ये बच्चा है, गलत समझ गया होगा, बराए करम दरगुजर कर दे। मगर हसन खामोश ना हुआ। इसे मालूम था कि सब इसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर वो सच बोल रहा था। इसने पूरी हिम्मत जमा की, आवाज़ लर्स रही थी, मगर वो बोला, साहब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बेगम साहिबा वही खाना खा लें जो आपकी प्लेट में था। अगर इसमें कुछ नहीं मिलाया गया तो इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये सुनकर कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। महक का चेहरा पीला पड़ गया। इसके इस्तेमाल का रंग उड़ गया। हकलाते हुए बोली, क्या बकवास है ये? मैं किसी और की प्लेट का खाना क्यों खाऊं? मेरा खाना अलग रखा हुआ है। वकार जो अब तक गुस्से में था, अचानक खामोश हो गया। इसने महक की आंखों में देखा, वहां खौफ तैर रहा था। इसके माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगी, हालांकि कमरे में एसी चल रहा था। वकार ने गहरी आवाज में पूछा, हसन तूने ठीक ठीक क्या देखा था? सारी बात साफ साफ बता। हसन ने लज्जती आवाज में कहा, साहब मैं पानी पीने किचन में गया था। वहां बेगम साहिबा 2 प्लेटों में खाना लगा रही थी। आपकी प्लेट में इन्होंने एक छोटे पैकेट से सफ़ेद पाउडर डाला और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अपनी प्लेट में कुछ नहीं डाला। हसन ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। वकार ने ऐसे लहजे में पूछा, महक क्या हसन जो कह रहा है वो सच है? महक खामोश रही। इसने नजरें झुका ली और कुछ भी ना बोली। वकार ने कदम आगे बढ़ाया, जमीन पे बिखरा हुआ खाना देखा, फिर महक की तरफ निगाह की। अगर ये खाना महफूज है तो तुम इसे खा लो। जमीन पर जो थोड़ा सा बचा है वही खा लो। महक घबरा गई, पीछे हट गई। मुझे भूख नहीं है और ये तो जमीन पर गिर गया है, गंदा हो गया है। अच्छा ठीक है, फिर किचन में जाकर अपनी प्लेट का खाना ले आओ और उसी में ये खाना मिला दो, फिर खा लेना। अब सब समझ गए थे कि बच्चा सच बोल रहा है। माहौल संजीदा हो गया। वकार ने फौरी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन किया, राजू तुम और मुनीर फौरी ऊपर आओ, इमरजेंसी है। 2 मिनट बाद दोनों गार्ड्स डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वकार ने हुक्म दिया, महक के कमरे की तलाशी लो, ध्यान से देखना, अगर कोई छोटा सा पैकेट या डब्बी मिले तो ले आना। महक चीखी, तुम मेरे कमरे की तलाशी नहीं ले सकते, ये गलत है। वकार ने सख्त लहजे में कहा, गलत तो ये है कि तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया। इसकी आवाज में गुस्सा, टूट फूट दोनों शामिल थे। 15 मिनट की तलाशी के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स वापस आए। इनके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक पैकेट था जिसमें सफेद पाउडर रखा था। साहब ये मैडम के पर्स में छुपा हुआ था। वकार ने पैकेट हाथ में लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हसन ने बताया था। अब सारी साफ हो चुकी थी। महक रोने लगी, मगर ये पछतावे के नहीं बल्कि पकड़े जाने के आंसू थे। वकार की आंखों में गुस्से दुख के आंसू आ गए। 12 साल की शादी, इतना प्यार, इतना भरोसा, सब एक लम्हे में खत्म हो गया। क्यों किया तुमने ये सब महक? मैंने तुम्हें किस चीज की कमी दी थी? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर क्यों? महक ने सर झुका लिया, टूटी आवाज में बोली, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती।
मैं किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, रूहेल के साथ। अगर तुम जिंदा रहते हो तो मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाती, तुम मुझे छोड़ते ही नहीं। वकार को वो नाम सुनकर जोर का झटका लगा। रूहेल महक का पुराना दोस्त, जो पिछले कुछ महीनों से अक्सर घर आने लगा था। वकार की आवाज लर्ज गई। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, दौलत, इज्जत, प्यार, इज्जत नफ्स, हत्ता कि तुम्हारे घर वालों की भी मदद की, और बदले में तुमने मुझे जहर दिया, धोखा दिया। इसने फौरी पुलिस को फोन किया। आधे घंटे में पुलिस की गाड़ी आ गई और महक को वही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। वकार ने हाथ जोड़कर नसीम से कहा, बहन जी, आपका बेटा मेरी जिंदगी का मुहाफिज है। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। अब आप लोग किसी झोंपड़ी में नहीं रहेंगे। वो हसन के पास गया, इसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज से तुम पढ़ोगे। लाहौर के बेहतरीन स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम जो बनना चाहोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नसीम की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, हमने तो बस इंसानियत निभाई है, ये तो हमारा फर्ज था। वकार ने मुस्कुरा कर कहा, बहन जी, अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी इंसानियत, आपके बेटे की हिम्मत की वजह से। उसी दिन वकार ने हसन और नसीम के लिए एक अच्छा फ्लैट बुक करवाया और नसीम को अपनी कंपनी में बेहतरीन नौकरी दे दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।